अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम बायो का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सेल। सेल के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने सेल की डेफिनेशन पढ़ी है। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दैट कैपेबल ऑफ कैरिंग ऑल द नेसेसिटी एक्टिविटीज फॉर द लाइफ। मीन्स ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो उन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। अब जो सेल वर्ड है वो डिराइव किया गया था लैटिन वर्ड सेला से। सेला का मीनिंग होता है स्मॉल रूम। अब इसको स्मॉल रूम क्यों कहा गया? कि सेल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जिंदगी से रिलेटेड जितनी भी जरूरी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म होती हैं। अगर आप सेल की टाइप देखें या ऑर्गेनिज्म को देखें कि सेल की बेस पे अगर डिवाइड किया जाता है, तो हमने कहा था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की बात की गई। अब सिंगल सेल है, ये इंडिपेंडेंट सेल है। इंडिपेंडेंट का मतलब होगा कि अपनी एक्टिविटीज खुद से परफॉर्म करता है। और अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एनिमल्स या प्लांट्स की, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब हुआ कि इनकी बॉडी मैनी सेल्स से मिलकर बनी होती है और ये सेल एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शन करते हैं। अब चैप्टर के स्टार्ट में देखें, उन्होंने सेल को कहा है सेल इज लाइक अ सिटी। किस तरीके से सेल को सिटी के साथ कंपेयर किया है? अ सेल इज लाइक अ बिजी सिटी। फॉर एग्जांपल, इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एनर्जी। सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर है जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे सिटी में कोई पावर प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सम स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज। तो सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। और शहर में जिस तरह सड़कें बना दी जाती हैं या डिलीवरी सर्विस की जाती है। फिर एक और कंपैरिजन दिया गया है, अदर स्ट्रक्चर रिमूव और ब्रेक वेस्ट। सेल के अंदर ही कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो वेस्ट मटेरियल को वहां से रिमूव कर देते हैं, उनको ब्रेकअप कर देते हैं, उनको वहां से खत्म करते हैं। लाइक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट, जिस तरह हमारे शहर में भी वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स होते हैं उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। फाइनली, जस्ट लाइक अ सिटी हैज अ गवर्नमेंट, जिस तरह किसी भी एक शहर को चलाने के लिए कोई हुकूमत होती है, अ सेल हैज अ न्यूक्लियस। तो सेल की गवर्नमेंट क्या है? उसका न्यूक्लियस है। दैट डायरेक्टेड एक्टिविटीज बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी फंक्शन ऑफ सेल। तो इसका मतलब हुआ सेल का न्यूक्लियस एक्चुअली उसका गवर्नमेंट है जो उसके अंदर तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करवाता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है और सेल के फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जी, सेल के बारे में देखें, हैव यू एवर वंडर्ड व्हिच टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप ऑफ लिविंग थिंग्स? क्या आपने देखा है कि तमाम लिविंग थिंग किससे मिलकर बनी होती हैं? सेल आर दी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक सेल को आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे डेट फॉर्म दी फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की बुनियाद बनाते हैं। सेल्स आर दी यूनिट्स दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। तो सेल वो यूनिट है जो जिंदगी के लिए वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो जरूरी हैं। In this chapter, we will explore the fascinating world of the cell, uncovering their intricate structures and vital role in the living world. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है सेल के बारे में, उसके अंदर ऑर्गेनेलिस कौन से, उसके अंदर मजीद कौन से स्ट्रक्चर हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े थे, और किस तरीके से सेल के अंदर ये सब ऑर्गेनेलिस अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जी, आते हैं सबसे पहले सेल की डेफिनेशन की तरफ। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? जस्ट एज अ ब्रिक और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हाउस, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह एक घर बनाने के लिए ब्रिक्स यानी ईंटें एक दीवार बनाती है, फिर उसके बाद आगे पूरा घर तमीर होता है, इसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक उसके सेल हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो। एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू लार्जेस्ट वेल इज मेड अप ऑफ सेल। तो चाहे छोटा सा छोटा एक सेल बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल, तो ये सब मिलके सेल से ही बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई। डिस्पाइट देयर साइज, सेल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कैरी आउट ऑल द इसेंशियल फंक्शन टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव एंड फंक्शनिंग। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सेल बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। दूसरी तरफ उसमें बात की गई इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे देखें, सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। अब यहाँ पे आपको कहा है कुछ सेल इतने बड़े होते हैं जिनको आप खुद देख सकते हैं अपनी आंख से। अब एग्जांपल क्या है? द एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो एक सिंगल सेल है जिसको आप देख सकते हैं। आ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, एसेटुबिलेरिया एंड अ यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा।
तो ये यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने हुए हैं, ये आपको एग्जांपल दी गई है। आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आप वो बताएं कौन से ऐसे सेल हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। तो आपने उसमें 3 एग्जाम्पल बता सकते हैं, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच है, या ग्रीन एल्जी है, एसाटुबुलेरिया है, या यूनिसेलुलर जायंट अमीबा। ये ऐसे सेल हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं, वो आपको अपनी आंख से भी नजर आ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था जिसने सेल का स्ट्रक्चर पेश किया। इन 1665 यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप हुक एग्जामिन्ड अ स्लाइस ऑफ द कॉर्क एंड डिस्कवर्ड टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट ही कॉल्ड सेल्स। तो उसने कॉर्क का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया। कॉर्क अब क्या थी, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं छाल, या जैसे दरख्त के बाहर उसकी जो सख्त लकड़ी जो उतरती है छाल की सूरत में, उसको कॉर्क बोलते हैं। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको एग्जामिन किया और देखा कि वो टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको उसने नाम दे दिया सेल्स का। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उस वक्त उसको सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप की क्वालिटी इंप्रूव हुई, बेस्ट क्वालिटी की माइक्रोस्कोप आती गई, तो 1831 में स्कॉटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। ही ऑब्जर्व द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आफ्टर डेट मैनी ऑर्गेनेल्स वर डिस्कवर्ड इन कमिंग ईयर। फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई तो सेल के और ऑर्गेनेल्स भी डिस्कवर हो गए। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल एंड देयर फंक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल की अगर बेसिक टाइप पूछी जाए तो 2 है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल एंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल वो है जो सिंपल है और उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कम्प्लेक्स एंड हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल कम्प्लेक्स होंगे और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। जी, आते हैं अपने पहले स्ट्रक्चर की तरफ, सेल वॉल। अब वॉल क्या मतलब हुआ, आउटर मोस्ट बाउंड्री। कोई सेल जिसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको सेल वॉल का नाम दिया गया है। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्टा एल्गी हैव अ रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल अराउंड अ सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब हुआ कि हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी आउटर बाउंड्री है, जिसको सेल वॉल कहा गया है। It is called cell wall. It provides shape, strength, protection and support to the inner living matter protoplasm. अब फंक्शन क्या है, आपसे सेल वॉल का फंक्शन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने बताना है इट प्रोवाइड शेप, ये सेल को शेप देती है, स्ट्रेंथ उसको ताकत फ्राहम करती है, प्रोटेक्शन उसकी हिफाजत करती है और सपोर्ट करती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अगर आप सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसको आगे से फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। यहाँ पे देखें डायग्राम में आपको शो भी किया गया लेयर ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल है, आगे ये फर्दर जो डिफरेंट यूनिट्स हैं ये यूनिट सेल से मिलके बनी हुई है। यहाँ पे जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये जैसे यहाँ पे ये देखें, ये इसकी प्राइमरी वॉल है, अंदर वाली जो है वो सेकेंडरी वॉल है। अब मिडल लेमेला किसको क्या गया, मिडल लेमेला का मतलब होता है दरमियान वाली लेयर। तो यहाँ पे ये 2 एडजेसेंट सेल के दरमियान जो ये लेयर है इसको मिडल लेमेला बोलेंगे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई देखना चाहें तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। जी, अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये एक सेल है, ये उस सेल की प्राइमरी वॉल है और ये इनर वाली जो है ये सेकेंडरी वॉल है। इसी तरह यहाँ पे ये दूसरा सेल है उसके साथ है और इसकी ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो उनके दरमियान ये जो लेयर है एक सेल का दूसरे सेल के साथ, ये लेयर, इसको हम बोल रहे हैं कि ये मिडल लेमेला है। मिडल लेमेला, लेमेला का मतलब होता है लेयर, तो 2 एडजेसेंट सेल के दरमियान ये जो लेयर है इसको मिडल लेमेला बोल रहे हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर शो किया गया है। ये देखें यहाँ पे ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है और ये पूरी इसकी जो ये चीज है इसको हम बोल रहे हैं इसका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स भी आ जाते हैं। ये इसके अंदर उसके माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी पावर हाउसेज हैं जो एनर्जी क्रिएट करते हैं सेल के लिए। ये उसका न्यूक्लियस शो किया गया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल है, ये उसका वैक्यूल है, गोल्जी अपरेटस और उनके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
इस ओवरऑल जेली लाइक मटेरियल को साइटोप्लाज्म बोला गया है। इसी तरह ये इसके क्लोरोप्लास्ट हैं। अब यहाँ पे ये चीज शो की गई है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा दीज आर दी पोर्स इन द सेल वॉल, गुजरने की जगह है। जिस तरह आपको घर के अंदर एंटर होने के लिए दरवाजे की जरूरत पड़ती है, इसी तरह सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, ये सुराख हैं, जिनको प्लाज्मोडेस्मेटा का नाम दिया गया। अब इन पोर्स का काम क्या होता है? मटेरियल्स की ट्रैफिक को कंट्रोल करना, मतलब मटेरियल्स सेल के अंदर या बाहर आ जा सकें तो वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू आते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सेल नहीं, हर सेल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को ये प्लाज्मोडेस्मेटा कंट्रोल करते हैं। जी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल शो किया गया है। एनिमल सेल में देखें, यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, ठीक है। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसमें ये गोल्जी अपरेटस शो किए गए हैं। यहाँ पे देखें, इसके वैक्यूल छोटे हैं, जबकि प्लांट सेल में हमने देखा था एक बिगर वैक्यूल था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, उसके साथ राइबोसोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। इन सब का फंक्शन और स्ट्रक्चर हम देखेंगे आगे डिटेल में। अब यहाँ पे जो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने इन दोनों डायग्राम को खुद से ड्रॉ करके और इनके इन सारे स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम इसी तरह आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस स्ट्रक्चर का नाम लिखें, तो ये आपने इनके स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखने हैं। जी हम बात कर रहे थे सेल वॉल की। अब सेल वॉल की हमने कहा कि फर्दर 3 लेयर्स हैं। पहली को हमने कहा प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल का फंक्शन देखते हैं क्या है। द प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। और ये किससे मिलके बनी हुई है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से। Cellulose form fibers that crisscross over one another to form a strong primary wall। अब यहाँ पे ये देखें सेलुलोज फाइबर दिखाए गए। क्रिस क्रॉस का मतलब है एक दूसरे के साथ क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि उसको मजबूती फराहम करना। अच्छा जी, अगली जो लेयर है वो मिडल लेमेला है। इट होल्ड टुगेदर द प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। इट कंटेन मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। तो मिडिल लेमेला का काम क्या है कि प्राइमरी वॉल्स को होल्ड करना, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना। और इसमें क्या क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम एंड पेक्टिन। सम प्लांट सेल्स दैट इज जाइलम सेल मेक सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। तो कुछ सेल जैसे जाइलम सेल हैं वो प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल बनाते हैं। इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल। तो सेकेंडरी वॉल किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? उसमें सेलुलोज हो सकता है, लिग्निन हो सकती है, कुछ अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं। The wall of algae is also composed of cellulose. The cell wall of the prokaryote is made up of the peptidoglycan। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेल वॉल किस किस से मिलके बनी होती है, पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? A single molecule made up of amino acids and sugar। The cell wall of fungi is made up of chitin। अब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की गई है। प्लाज्मोडेस्मेटा, सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा are the channels in the cell wall that allow the exchange of molecule between adjacent cell। चैनल से मुराद है कि ये राहें हैं, ये रास्ते हैं जो सेल को अलाउ करते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल में जा सकें। जी सेल वॉल के बाद जो अगला स्ट्रक्चर आता है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होगी और प्लांट सेल में भी। सेल वॉल का हमने पढ़ा था, तो सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती। एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऑल सेल्स में मौजूद है। ऑल सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन। अब जो बात याद रखने वाली है, थिन है मतलब पतली होगी, इलास्टिक उसमें इलास्टिसिटी होती है अराउंड द साइटोप्लाज्म। इट इज सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि वो चंद सिलेक्टिव चीजों को अपने अंदर से पास करने देती है। इट अलाउ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक मैनी अदर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब हुआ सेल मेम्ब्रेन ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, चंद सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने देगी, कुछ को नहीं गुजरने देगी। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड। अब सेल मेम्ब्रेन की कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है और स्मॉल क्वांटिटीज में कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इंपॉर्टेंट मॉडल है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं और आपने इस मॉडल को याद भी रखना है। ये मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द लिपिड मेक अ फ्लूइड लाइक बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड।
इस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड्स जो हैं वो बाई लेयर बनाते हैं। अब बाई लेयर का मतलब होगा 2 लेयर्स बनाएंगे। 2 लेयर का मतलब एक लेयर ऊपर और एक नीचे, और उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं या उसके अंदर फंसे हुए होते हैं। द लिपिड्स एंड प्रोटीन कैन मूव लेटरली, और इसमें लिपिड और प्रोटीन मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि हमने इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया है। ड्यू टू दिस मूवमेंट द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चेंज। इन मूवमेंट की वजह से लिपिड्स और प्रोटीन चेंज होते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंड विद द प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। अब सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। या कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड्स के साथ मिल रहे हैं तो वो बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ये बात आपने याद रखनी है कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लिपिड के साथ कोलैप्स करते हैं या उनके साथ मिलते हैं। In eukaryotic cell, many organelles that mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and lysosome are also bounded membrane। अब उन्होंने कहा है कि एक तो सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलिज भी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, ये सब ऑर्गेनेलिज हैं। इनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देती चलूँ। यहाँ पे जो हमने इसको नाम दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो फ्लूइड का मतलब होता है कि कंपोनेंट कैन मूव, और मोज़ेक का मतलब होता है दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न। अच्छा, ये बातें अब आपको समझ आएंगी आगे। इसकी डायग्राम को देखें, यहाँ पे देखें, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात हमने की थी लिपिड बाइलेयर। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक लिपिड की लेयर है ऊपर जिसको पिंक कलर से शो किया गया, और दूसरी लेयर इसकी ये है, और उसके अंदर हमने कहा था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल शो किया गया है, या ये इस तरह बड़े मॉलिक्यूल एम्बेडेड है, और जहां पे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल रही है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा, और जहां पे लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल रहे हैं उसको ग्लाइकोलिपिड बोला। तो अब इसको फ्लूइड मोज़ेक बोला गया है कि ऐसा मॉडल जिसमें कंपोनेंट मूव कर सकते हैं और अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में। ये देखें, ये लिपिड बाइलेयर है। इंफॉर्मेशन दी गई, another lipid cholesterol is attached with the inner side of the lipid bilayer. Cholesterol is absent in the membrane of most of bacteria। तो क्या कहा गया यहाँ पे, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल को दिखाया गया है कि लिपिड बाइलेयर के इनर साइड पे ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है और बैक्टीरिया में ये एब्सेंट है। जी स्टूडेंट्स, जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना जेली लाइक मटेरियल है उसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। इट इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन, एंजाइम्स, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंस। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, सॉल्ट और अदर सब्सटेंस है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर द ऑर्गेनेलिज टू मूव एंड फंक्शन। अभी हमने कहा कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज मूव करते हैं, तो वो ऑर्गेनेलिज कैसे मूव करेंगे? साइटोप्लाज्म की वजह से। इट आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल। मटेरियल को सेल के अंदर मूव करने के लिए ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल या एक मीडियम फ्राहम करता है। इट एक्ट एज द साइट फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इट आल्सो स्टोर फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल। तो सेल के लिए स्टोर करता है फूड, और जितने भी वेस्ट हैं उनको सेल से रिमूव करने का इंतजाम करता है। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, तो ये सारे इसके फंक्शन बताए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, साइटोसोल क्या होता है? Cytosol is a liquid part of the cytoplasm that include molecules and small particles such as ribosome but not membrane bound organelles। तो साइटोसोल भी उसको साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है, लेकिन इसको स्पेसिफाई कर दिया गया कि जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं जैसे राइबोसोम, लेकिन अगर उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आ जाए तो तब वो साइटोसोल नहीं है। तो यहाँ पे आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म को आप कहेंगे कि साइटोप्लाज्म इज इंटायर कंटेंट ऑफ द सेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा सेल का जितना भी कंटेंट है वो उसका साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे मैं इसकी ये डेफिनेशन लिख भी देती हूँ जी। साइटोप्लाज्म इज द इंटायर कंटेंट ऑफ द सेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा जितना भी सेल का कंटेंट है, मतलब उसमें जितना मटेरियल है, ऑर्गेनेलिज है, वो उसका साइटोप्लाज्म है।
और साइटोसोल क्या है, वो भी उसका लिक्विड पार्ट है, लेकिन उसमें स्मॉल पार्टिकल जैसे राइबोसोम्स वगैरह की बात की जाएगी। जी स्टूडेंट, जो अगला हम बात करेंगे न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि न्यूक्लियस इज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ द सिटी। जिस तरह किसी सिटी को उसके कंट्रोल करने के लिए कोई गवर्नमेंट बनाई जाती है, इसी तरह जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन को और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि राइट और नॉट ऑन न्यूक्लियस। तो इसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की बात करते हैं। All eukaryotic cell have a prominent nucleus. In animal cell, it is present in the center. In mature plant cell, it is pushed to side due to large center vacuole. सबसे पहले तो न्यूक्लियस की पोजीशन के बारे में बताया गया है कि एनिमल सेल में ये उसके सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में इट पुश टू अ साइड ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, के वहां पे एक बड़ा वैक्यूल है जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस साइड पे होता है। The nucleus is bounded by a double membrane known as the nuclear envelope. न्यूक्लियर के बाहर भी एक डबल मेम्ब्रेन है जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप का मतलब है उसकी आउटर कवरिंग। इट इज द सेमी परमिएबल एंड हैज मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। अब जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है कि वो कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने देता है, और इसके अलावा इसमें कहा है कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, सुराख है, जिनको नाम दिया गया है न्यूक्लियर पोर्स। The inner jelly-like material of the nucleus is called nucleoplasm. जिस तरह सेल के बारे में हमने बात की थी कि सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल को हमने साइटोप्लाज्म बोला था, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इन न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर वन और द मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। सिंगुलर है इसका न्यूक्लियोलस। अब उस न्यूक्लियोप्लाज्म में छोटी छोटी बॉडीज हैं जिनको नाम दिया गया है न्यूक्लियोलाई। हियर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, और इन न्यूक्लियोलाई के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। जैसे अगर आप ये देखें, ये अगर सेल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस, सबसे पहले हमने बात की कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, और इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स मौजूद होंगे। फिर यहाँ पे उन्होंने बात की है कि इसके अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। इस न्यूक्लियोलाई के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, और यहाँ पे अगर न्यूक्लियस का ये जो मैं रेड कलर में शो कर रही हूँ, ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि जेली लाइक मटेरियल है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल नोन एज द क्रोमोटिन। तो क्रोमोटिन या क्रोमोसोम्स या क्रोमोटिन मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड प्रोटीन। व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, इट्स क्रोमोटिन कंडेंस्ड एंड टेक द शेप ऑफ द 3 क्रोमोसोम। हमने अपनी प्रीवियस 8 क्लास में साइंस की बुक में पढ़ा था कि सेल जब डिवाइड करता है तो उसका क्रोमोटिन मटेरियल क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं। DNA contain genes which control all the activity of the cell. DNA is also responsible for the transmission of characteristic to the next generation. तो इसी वजह से हम DNA को कहते हैं कि वो हेरिडिटी मटेरियल है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है कि इन कैरेक्टरिस्टिक को अगली जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। That is why it is called the hereditary material. हाँ जी, अब यहाँ पे ये देखें, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर शो किया गया है। ये न्यूक्लियस देखें, यहाँ पे ये इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको बोला है ये डबल मेम्ब्रेन है। ये इसके अंदर पोर शो किए गए हैं जिनको बोला है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन था, कुछ मटेरियल्स को अलाउ करता है कि वो न्यूक्लियस से बाहर सेल में जाएं। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ये सारा इसका न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये थ्रेड लाइक मटेरियल जिसको क्रोमोटिन बोला है, और ये उसका न्यूक्लियोलस है जिसमें राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। ये क्रोमोटिन मटेरियल को शो किया गया जो कि क्रोमोसोम्स की शक्ल में है। दी प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि उनका जो क्रोमोटिन मटेरियल या डीएनए वो सेल में वैसे ही मौजूद होता है। देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। तो उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, वहां पे तैरता रहता है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। अब स्केलेटन क्या है? स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। इस स्केलेटन का काम क्या है कि यह आपकी बॉडी को मेंटेन करता है या चेंज द शेप ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब होता है सेल, साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन। तो उसका फंक्शन क्या है? इट मेंटेन और चेंज द शेप ऑफ द सेल। अब इसकी डिटेल देखें। इट इज अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट। सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो थिन ट्यूब्स हैं, बारीक पतली ट्यूब्स हैं, और कुछ फिलामेंट्स हैं प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म।
इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब साइटोस्केलेटन के 3 पार्ट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर से होलो होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोटीन ट्यूबुलिन से मिलके ये बने होते हैं। दिस पार्ट होल्ड ऑर्गेनेली इन अ प्लेस, मेंटेन अ सेल शेप एंड एक्ट एज अ ट्रैक फॉर द ऑर्गेनेलीज। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या है कि ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पे रखते हैं, सेल की शेप को मेंटेन रखेंगे और रास्ता बनाएंगे ऑर्गेनेलीज के लिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल, सीलिया एंड फ्लैजेला। इसका और फंक्शन क्या है? माइटोटिक स्पिंडल। जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं, तो वो माइटोटिक स्पिंडल बनाना माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर देखें पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया, उसके थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, या फ्लैजेला जो यूग्लिना के अंदर होता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया और फ्लैजेला को बनाने का काम करता है। अच्छा जी, अगला पार्ट है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये उसकी निस्बत फाइन यानी बारीक होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मेनली एक्टिन। और ये किस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से। देखें, आपने जो बात यहाँ पे याद रखनी है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं, जबकि माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो एक्टिन प्रोटीन से बने हैं। दे हेल्प इन द सेल मूवमेंट, that is the crawling of the white blood cell and contraction of the muscle cell। तो ये क्या काम करते हैं? crawling of white blood cell। आपकी बॉडी में अगर वाइट ब्लड सेल मूव करते हैं, कहाँ पे अगर आपको कहीं खुदा ना खास्ता चोट लग जाए, कोई जख्म हो जाए, तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल मूव करते हैं, क्रॉल करते हुए जाते हैं, तो उसके लिए ये माइक्रोफिलामेंट उसको हेल्प करते हैं। इसके अलावा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है जी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर रोड मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स, मेनली केराटिन एंड विमेंटिन। तो ये जिस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, या वो केराटिन होगी या विमेंटिन। दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेलीज इन द सेल एंड दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन। एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जंक्शन का काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो आप बात देखें कि जितने ये साइटोस्केलेटन है, ये 3 पार्ट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं या इंटरमीडिएट फिलामेंट, जितने फिलामेंट्स हैं ये प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं और प्रोटीन की डिफरेंट टाइप है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आप चंद प्रोटीन के नाम बताएं, आप प्रोटीन की कौन सी टाइप से वाकिफ हैं। आपने ये याद रखना है कि इसमें आपने ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में बात की है, एक्टिन के बारे में बात की है, या केराटिन के बारे में बात की है, या विमेंटिन के बाद। तो ये प्रोटीन्स के कुछ नाम हैं, आपने ये याद रखने हैं। अब जैसे आगे डायग्राम देखें, यहाँ पे आपको साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर शो किया गया। सेल है, सेल के बाहर सबसे बाहर उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर उसके जो डिफरेंट ऑर्गेनेली शो किए गए, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दूसरा ऑर्गेनेली है। अब यहाँ पे ये देखें, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपने नाम दिया था माइक्रोफिलामेंट्स। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और ये यहाँ पे ये देखें ब्लू कलर में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाए गए हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।